हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 24 मार्च का दिन है आज और आज के डेली करंट अफेयर्स को लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम पहले देखेंगे, उसके बाद कुछ एक दो और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो न्यूज़ है उसको हम देखेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा और ये बहुत ही यूज़फुल हो आपके क्लास के आपके एग्जाम के। सबसे पहला जो है 23 मार्च था कल, और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए हमको इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स में ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे जब वन डे एग्जाम में पूछा जाता है तो कई बार डेट दे दिया जाता है, साथ के साथ उसको मैच करने के लिए दिया जाता है। तो 23 मार्च का दिन आपको याद रहना चाहिए कि किस लिए मनाया जाता है। शहीद दिवस है ये, और इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। इस वजह से 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। एक और दिन है जिसको शहीद दिवस मनाया जाता है, और वो दिन कौन सा है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को जो हमारे गांधी जी थे, हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ के साथ 23 मार्च के दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट दो डेज हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो 23 मार्च दिया होगा या फिर 30 जनवरी दिया होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब जो ये तीन फोटो दिख रही है आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की, तो इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ऐसे तो आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पूरा चला था उसमें कितना अहम रोल निभाया था। तो इनको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाकर के देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ये मैंने बताया कि 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने के लिए ये पूरा दिवस जो होता है वो शहीदों को समर्पित होता है। और शहीद सबसे बड़े माने जाते हैं जो हमारे भगत सिंह हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनके अंदर इतना साहस था कि वो अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे और अपना जीवन बिल्कुल देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। तो उनकी जो शूरवीरता थी, उनका जो साहस था, उसी की वजह से जो सबसे बड़ा शहीद के रूप में एक तरीके से देखा जाता है। और 23 मार्च को क्या है? शहीदों के सम्मान और बलिदान के रूप में इस दिन को याद किया जाता है। हर साल हम शहीद दिवस मनाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि शहीद दिवस हमारे यहाँ 2 बार मनाया जाता है। एक आपका 23 मार्च और दूसरा मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी महात्मा गांधी बापू को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर हत्या की थी, इसलिए हम 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में क्या हिस्ट्री है। तो देखिए, इसका इतिहास ये रहा है कि जब नेशनल असेंबली में भगत सिंह ने बॉम्ब फोड़ा था, भगत सिंह जो है 8 तारीख को 8 अप्रैल 1929 में उन्होंने क्या किया था? नेशनल असेंबली में बम फोड़ा था। आपको हिस्ट्री पता होगी कि कुछ उस समय में 2 दल बट गए थे कांग्रेस में, एक तो नरम दल था, दूसरा गरम दल था। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो नरम दल थे ये मान रहे थे कि विधायिका में शामिल होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, उनकी नीतियों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जो गरम दल थे वो इस पक्ष में थे कि नहीं, हमको उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहिए और हमको उनसे 1 to 1 जाकर के फाइट करनी चाहिए, सीधे मोर्चा लेना चाहिए। तो ये जो नरम दल गरम दल के बीच में बातचीत चल रही थी, उसमें उस टाइम पे ऐसा कुछ माहौल था देश में कि कुछ नेता, एक दो जो नेता थे वो क्या थे? विधायिका में शामिल थे। हमारे भारतीय नेता जो विधायिका में शामिल थे, और असेंबली में एक एक्ट पारित होना था। उसी समय भगत सिंह ने क्या किया था? एक बम, बिल्कुल डराने के लिए, ऐसा नहीं था कि उससे किसी की जान मान की हानि हुई, बस उन्होंने एक वहाँ पर भय पैदा करने के लिए असेंबली में एक बम फोड़ा था, जिससे किसी की जान मान की हानि नहीं हुई थी। उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फांसी उनको उस मैटर में नहीं दी गई थी। फांसी के लिए उनको दूसरा मैटर था। इस प्रकार समय समय पर क्या है, जो भगत सिंह हैं उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने साहस का प्रदर्शन किया है, और इसलिए इनको याद किया जाता है। बम फेंकने के बाद वहाँ से तो वो भाग गए थे, भागे नहीं थे, एक तरीके से खुद को उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया था, ये कहना चाहिए। भागे नहीं थे, उन्होंने सामने से जा कर के अपने आप को गिरफ्तार कर लिया था। इतना साहस था उनके अंदर, लेकिन उस वजह से उनको फांसी नहीं दी गई थी। दूसरे एक मैटर में उनको क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। अब देख लेते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। तो भगत सिंह जो है वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक रहे हैं। ये आपसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न बनता है कई बारी, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन है? तो इनकी हिस्ट्री ये है कि भगत सिंह जो है वो नौजवान भारत सभा के संस्थापक रह चुके हैं। साथ के साथ जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, चंद्रशेखर आज़ाद की जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसके ये सदस्य थे। तो ये आपसे कई बारी प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है भगत सिंह से रिलेटेड, ये स्टेटमेंट में भी होता है। और साथ के साथ नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की,
इसके रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि भगत सिंह जो है नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अब सुखदेव जी के बारे में आते हैं। सुखदेव जी का पूरा नाम था सुखदेव थापर, और ये क्या थे, ये भी भारतीय क्रांतिकारी थे, साथ के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्या थे, वरिष्ठ सदस्य थे। तो सुखदेव जी का पूरा नाम सुखदेव थापर, और ये भी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद के जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको क्या कहते थे, HSRA कहते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसके ये क्या थे, सदस्य थे। अगला जो नाम है वो राजगुरु का है। राजगुरु का पूरा नाम क्या है, शिवराम राजगुरु पूरा नाम है। ये क्या थे, इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, इस वजह से इनको फांसी दी गई थी। और ये भी जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे। तो ये तीनों दोस्त उस संगठन में मिले थे और अलग अलग मुद्दों की वजह से क्या है, इनको गिरफ्तार किया गया था और एक साथ इनको फांसी दी गई थी। तो ध्यान में रखिएगा किस दिन फांसी दी गई थी, 23 मार्च का वो दिन था जब फांसी दी गई थी। और हिस्ट्री आपको बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये पूरा मुद्दा उठा था, गांधी जी को इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इस समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौते में एक बात गांधी जी ने ये भी रखी थी कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। ये भी एक मुद्दा था जो कांग्रेस चाहती थी कि ये मुद्दा उठाया जाए, देश पूरा चाहता था कि इनको फांसी ना हो। गांधी जी ने अपनी बात रखी भी थी, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से नहीं रख पाए थे, या जो इरविन है इस बात पर नहीं माने थे, और अंततः इनको फांसी दे दी गई थी। तो गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था इस चीज़ के लिए कि वो जो है इन लोगों को फांसी पर चढ़ने से नहीं बचा पाए। तो ये थी कुछ हिस्ट्री। तो हमने इम्पॉर्टेंट डे से स्टार्ट किया और उसके जो हिस्ट्री है बैकग्राउंड में जाकर के उसको देख लिया। अब चलते हैं अगले हम अपने न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, इस तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं, और लगभग पिछले 1-1.5 साल में पीएम मोदी जी को बहुत सारे अलग अलग देशों ने क्या है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो हो सकता है कि आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाए, इधर देश का नाम दे दिया जाए, दूसरी तरफ क्या है जो उनके सम्मान का जो नाम होता है, सर्वोच्च सम्मान जो होता है उसको दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि मैच करिए कि किस देश का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है। तो फिलहाल हम इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भूटान ने जो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया है। तो क्या है वो पहले तो नाम जान लीजिए कि उस पुरस्कार का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ग्याल्पो से याद रखिएगा, ग्याल्पो और भूटान, कई बारी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो कुछ एक बीच में इंटरलिंक करने के लिए कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको दिमाग में याद रहती है। तो ग्याल्पो से याद रखिएगा कि ग्याल्पो और भूटान, इन दोनों का संबंध है। ये भूटान का सर्वोच्च शिखर, जो सर्वोच्च सम्मान है, और फिलहाल ये मोदी जी को दिया गया है। और मोदी जी को क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी 2-4 दिन से आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि भारत और भूटान के संबंधों को और बढ़ाने के लिए अभी मोदी जी जाने वाले थे भूटान, लेकिन कुछ आपातकालीन स्थिति हो गई थी, इस वजह से नहीं जा पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और साथ के साथ अभी उन्होंने कुछ ऋण देने का भी बोला है कि हम भूटान को और भी परियोजनाओं के लिए अलग से ऋण देंगे और भी पैसा देंगे। ऐसे तो हम टाइम पे भूटान को क्या करते हैं, हमारा भूटान बहुत ही अच्छा एक मैत्री देश है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा कभी भी, एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है जो कभी भी चाइना की तरफ क्या होता है, बढ़ता नहीं है। जैसे कि श्रीलंका हुए, बांग्लादेश भी कई बारी चाइना की तरफ झुक जाता है, लेकिन भूटान ही हमारा एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो भूटान में अभी मोदी जी ने बहुत सारा ऋण देने की बात की है, वहाँ पर परियोजनाएं लगाने के लिए, और उसके बदले में भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया गया है। नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। तो ध्यान रखिएगा इसको। और अभी जो हमारे भूटान के जो राजा हैं, क्या नाम है उनका, जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। तो ये जो है वो 2 दिन की भारतीय यात्रा पर आने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है, तो इसको भी याद रखिएगा। वैसे तो ये आते रहते हैं 6 महीने साल भर में, बहुत बारी इनका आना जाना लगा रहता है, बिल्कुल हमारे पास में ही है। तो उनके राजा का क्या नाम है, जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। तो ये हुई कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं कि 1-1.5 साल में जो मोदी जी को और भी अन्य देशों ने जो भी पुरस्कार दिए हैं, सर्वोच्च सम्मान दिए हैं, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश का कौन सा सम्मान है। एटलीस्ट 2-3 भी आपको पता होगा तो आप क्या है, एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए कुछ अभी 1 साल के अंदर 2023 में पूरा, और अभी तक में कुछ 3-4 देशों ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो जो है वो भूटान ने दिया है, और ये पहली बार नहीं दिया है, इसके पहले 2021 में भी भूटान ने ये सेम अवार्ड मोदी जी को दिया था। तो ये दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है। अब देख लेते हैं कि कौन से अन्य देशों ने इनको दिया है।
तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार क्या है, ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल रिवर कहाँ पे बहती है, नाइल रिवर आपको मालूम है, नील नदी जिसको बोला जाता है वो कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है। तो ये जो कंट्री होगी वो कोई अफ्रीका की ही कंट्री होगी, पहली बात तो इससे याद रखिएगा। और ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यह मिस्र यानी कि इजिप्ट जो है उसका सर्वोच्च सम्मान है। और इजिप्ट के राष्ट्रपति ने 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया था। और तब क्या राष्ट्रपति का नाम क्या है, अब्दे फतेह अल सीसी। तो अब्दे फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो पीएम मोदी जी को प्रदान किया। इसके साथ साथ फिजी ने भी जो है अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया था। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसके नाम में ही फिजी है तो आपको याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो सम्मान है वो मोदी जी को फिजी ने दिया है, ये एक दूसरा सम्मान हुआ। उसके बाद एक लोगोहू है, ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। तो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, लोगोहू कौन से देश का है, ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। तो पापुआ न्यू गिनी ने भी मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो 2023 में दिए गए हैं और रिसेंटली 2024 में अभी पहला जो सर्वोच्च सम्मान वो भूटान ने दिया है, ग्यालपो, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो लोगोहू है, अगर यहाँ पर मान लीजिए नाम में लोगोहू आ जाए तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ये पापुआ न्यू गिनी का है। तो आपको लिंक कर करके चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो भूटान का ग्यालपो, उसके बाद मिस्र का ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल रिवर से आप याद रखिएगा कि ये अफ्रीका का एक देश है, कौन सा, मिस्र। उसके बाद आपको फिजी वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये क्या है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ। उसके बाद ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो लोगोहू कहाँ का हुआ, पापुआ न्यू गिनी का। इसमें गोहू है तो गिनी और गोहू को आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक ट्रिक बना करके आपको याद करना पड़ेगा। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है वो पहली बार नहीं मिला है, 2021 में भी इस तरीके का सम्मान मोदी जी को भूटान ने प्रदान किया था। तो ये हुई कुछ न्यूज़। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा डे है विश्व क्षय रोग दिवस। ये 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, सबसे पहले तो डेट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2 दिवस याद किए, एक 23 मार्च का, 23 मार्च को मनाया जाता है क्या, शहीद दिवस। और अभी 24 मार्च को क्या मनाया जा रहा है, क्षय दिवस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपसे प्रश्न बनता है मैच द फॉलोइंग में, तो पता होना चाहिए। 23 मार्च शहीद दिवस याद हो जाना चाहिए बिल्कुल अब। और 24 मार्च को क्या, विश्व क्षय दिवस। तो क्षय रोग क्या होता है, एक तरीके से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल कोरोना की तरह होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, बहुत लंबे समय तक होता है। ये लगभग 6-6 महीने तक किसी व्यक्ति को अगर खांसी आ रही है, उसका खांसी नहीं रुक रहा है और जो उसका म्यूकस होता है उसके मुंह में जो निकलता है, अगर उसमें ब्लड वगैरह आ रहा है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए बोला जाता है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलना चाहिए। ये एक बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसकी रोकथाम के लिए, जागरूकता के लिए ये क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। किस दिवस को, 24 मार्च को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, इस बार की थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोला जाता है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या रखी गई है, देखिए इस तरीके के जो डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उनसे रिलेटेड आपसे थीम पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 के लिए क्या थीम रखी गई है, यस वी कैन एंड टीबी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे साथ के साथ उसका जो थीम है। अब मैंने ये बता दिया कि क्यों बनाया जाता है। तो ये जो बीमारी है उसके रोकथाम के लिए, निदान के लिए, उपचार के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग है या जो गवर्नमेंट है, वो इसमें ज़्यादा निवेश कर सके, सो दैट क्या हो, जो भी इससे गंभीर जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्या हो, अच्छा इलाज मिल सके। देखिए कोविड तो बाद में आया है और कोविड के टाइम जब कोविड आया हुआ था और उससे बहुत जाने जा रही थी, तो उस समय में ये न्यूज़ चल रही थी कि इससे ज़्यादा जितना लोग कोविड में मर रहे थे, उससे ज़्यादा हर साल लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं। लेकिन वो लंबे समय से चला आ रहा है, अब लोग आदी हो गए हैं, लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, इसलिए ये आंकड़ा कहीं ना कहीं छुप जाता है या ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब कोविड का पूरा ड्यूरेशन चल रहा था, उस टाइम पे ये न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही थी, बहुत चल रही थी कि जितने लोग कोविड से मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हर साल टीबी की वजह से लोग मरते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो टीबी जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है भारत के लिए।
और मैंने पहले ही बताया जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये उसका जीवाणु है जिसकी वजह से ये पूरा रोग होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है उसके बैक्टीरिया के नाम के बारे में। अब टीबी के लक्षणों को मैंने बता दिया, बुखार 2 हफ्तों से ज़्यादा, खांसी हो लगभग 6 महीने तक, वजन घटने लगे, बहुत थकान सा फील हो, तो क्या होता है, टीबी होने की संभावना होती है और डॉक्टर से मिलने की बोला जाता है कि भाई जल्द से जल्द डॉक्टर से मिला जाए। साथ के साथ ये भी होता है कि एक जब टीबी होती है किसी व्यक्ति को तो एक दवाओं का कोर्स होता है। अगर उस दवाओं के कोर्स को बीच में ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होता है, वापस से वो चीज़ अटैक कर जाती है। मतलब कि एक बार अगर मेडिकेशन आपका स्टार्ट हो गया तो क्या होना चाहिए, पूरा उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, तो बचने की संभावना होती है। तो ये पूरा जो है वो टीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। ये देखिए कितना अच्छा सा हैप्पी सा जो फेस दिख रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उस लगभग 143 देशों को इसमें शामिल किया गया था और दूसरी बार भारत को क्या है, इसमें 126 पोजीशन मिली है। तो याद रखिएगा, आपसे रैंक पूछी जाती है कई बारी। तो पहली बात तो ये कि जो विश्व हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, 143 देशों को। और भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 126वां, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड और कुछ आंकड़ों की तरफ। देखिए, जब भी इस तरीके के आंकड़े आते हैं तो उसमें हमारे पड़ोसी देश जिनकी अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ख़राब है, जैसे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, ये हमसे रैंक में ऊपर रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा मुद्दा उठता है कि क्यों ऐसी इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरीके से रिपोर्ट जारी करती हैं, भारत में सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक हो रहा है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है, बाकी पड़ोसी देशों से तो बेटर कंडीशन में ही हम, फिर क्यों इस तरीके के इंडेक्स में हमारी जो हालत है, हमारी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होती है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये जो पूरा कौन जारी करता है ये रिपोर्ट, तो SDSN है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो आपसे एक ये प्रश्न बन सकता है कि SDSN जो है वो जारी करता है, कौन जारी करता है, विश्व खुशहाली यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो SDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जो है नेटवर्क, वो इसको जारी करता है। लेकिन ये खुद से आंकड़े नहीं इकट्ठा करता, ये क्या करता है, अलग अलग संगठन जो होते हैं जो टाइम पर अलग अलग क्षेत्र में डाटा इकट्ठा करते हैं, उनसे ये क्या करता है, आंकड़े लेता है। जैसे कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग है देसा, साथ के साथ यूनिसेफ, WHO, UNDP मानव से रिलेटेड, मानव संसाधन से रिलेटेड जो भी है इंडेक्स जारी करता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP ही जारी करता है। तो ये जो संस्था है, जो SDSN जो संस्था है, वो क्या करती है, इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा को उठाती है और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर देती है। और रिपोर्ट को किन कारकों पर तैयार करती है, ये कारक भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो कारकों में क्या क्या शामिल होता है, सामाजिक समर्थन कितना मिल रहा है उस देश के लोगों को सरकार के द्वारा, साथ के साथ में आय क्या है किसी व्यक्ति की, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वतंत्रता है कि नहीं उनको बोलने की या जीवन जीने की, और उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है उस देश में, साथ के साथ सामाजिक स्थिति, सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है या नहीं, आय उनको अच्छी खासी मिल रही है कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। ये सब कुछ 5-6 कारक होते हैं जिनके आधार पर ये SDSN जो है वो पूरी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है और इससे आपसे इंडिया की रैंक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि 143 देशों में भारत की रैंक 126 है। अब हम देख लेते हैं कि टॉप कौन कर रहा है। तो टॉप पर हमेशा लगभग ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वही करते हैं, और इनके टॉप करने का कारण भी है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ इतने छोटे छोटे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो विश्व की आबादी का बिल्कुल मिनिमल है, एकदम बहुत ही कम आबादी रहती है। तो जब जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ की चीज़ों को रेगुलेट करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की। आप पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विश्व में, अब तो हमने चाइना को भी बीट कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। तो इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है और वहाँ पर हर किसी को साथ में लेकर चलना और हर किसी के लिए लाइफ की गुणवत्ता को इतना बढ़ाना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। नो डाउट गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इस दिशा में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को हर चीज़ प्रोवाइड कराना एक टास्क होता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं इन तरह की रैंकिंग्स में। फिलहाल देख लेते हैं कि टॉप 10 में कौन है। तो फिनलैंड जो है वो लगातार 7वें बार, सोचिए 7वें साल फिनलैंड ने लगातार टॉप किया है। तो हमेशा ये टॉप ही कर रहा है, पिछले 7 सालों से किसने टॉप किया है, फिनलैंड जो है उसने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक, उसके बाद में कौन है, डेनमार्क,
आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये पूरे आपको दिखेंगे, मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो। उसके बाद में आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा टॉप 10 की लिस्ट में, ठीक। तो फिलहाल आप ऊपर से 2-3 याद रखिए और भारत की रैंक याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे टॉप किया है फिनलैंड ने, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये कुछ देश हैं। भारत की स्थिति कितनी है? भारत की रैंक है 126। अब हम देख लेते हैं कि ये जो नॉर्डिक देश है ना, जो भी यूरोपियन में भी जो नॉर्डिक देश हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं? शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करते हैं। साथ के साथ में 1 दशक से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जो हैं टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। तो देखिए सिर्फ हमारी स्थिति खराब नहीं है, यूएसए भी क्या है, हमारे टाइप के ही चीज़ों से जूझ रहा है। अमेरिका और जर्मनी है, पहली बार ऐसा हुआ है लगभग 1 दशक में कि ये टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। तो ये है कुछ न्यूज़। अब इसमें क्या है, जब भी मैंने वैसे तो 6 कारक बता दिए कि किन आधारों पर जो है वो पूरा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। साथ के साथ में ये भी है कि कुछ चीज़ें दिखी जाती है कि व्यक्ति कितना संतुष्ट है अपने जीवन में, वृद्धावस्था तक उसकी क्या स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में वो कितना संतुष्ट है नहीं है, इन सब चीज़ों को मेज़र करके ये पूरी रिपोर्ट निकाली जाती है। नाम में ही खुशहाली है, तो खुशहाली का पैरामीटर क्या होगा? एक संतुष्ट लाइफ होनी चाहिए आपकी, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा जीवन आपका व्यतीत हो, आपके माता पिता खुश रहें, आप खुश रहें। मतलब खुशहाली का तो मतलब ही यही होना चाहिए कि हमारी एक जीवन ऐसी हो तो हम दूसरों के लिए भी काम आ सकें, हमारा भी जीवन अच्छा रहे, कोई हमारे लाइफ में ऐसी कोई टेंशन ना रहे। टेंशन मतलब कि क्या, जीवन अच्छा बना रहे, संघर्ष तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ जो मैंने यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि 6 कारक हैं, जिसमें क्या है, सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार, ये सब के मामले में जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाती है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी अच्छी पहल लग रही है तो हमारे नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।